जो चाहिए सो मांगिए अल्लाह से अमीर, उस दर पे आबरू नहीं जाती सवाल से। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जी हां, पिछले 8 सालों के शासन में पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ बातें लोगों के बीच हमेशा चर्चा में रही हैं, जैसे कैमरों के बीच अपनी मां से मुलाकात करना, तरह तरह के कपड़ों और चश्मों में नजर आना, हर मुद्दे का एक्सपर्ट बनते हुए सारी घोषणाएं खुद ही करना, नए नए जुमले गढ़ना, नाटकीय मुद्राओं के साथ भाषण देना और इन सब के साथ मोदी जी की विदेश यात्राएं भी सुर्खियां बटोरती रही हैं। इस साल की पहली विदेश यात्रा पर नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देश गए। उन्होंने पिछले हफ्ते जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की। इस यात्रा में भी उनकी नेताओं से मुलाकात, कपड़े और बातें चर्चा में रहीं। खासकर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। आइए आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। सर लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग, तबीयत संभालिए आप। ओ माय गॉड बोलने की ये अदा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करने के बाद जब बाहर निकले तो भारतीय पत्रकार उनसे सवाल करने लगे। इस दौरान कुछ पत्रकारों ने उनसे कहा, सर हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस सवाल पर आश्चर्य जताते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, ओ माय गॉड, मैं पूछ लूंगा कि ऐसे कैसे हो गया। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी को पत्रकारों का बाहर रहना खटक गया, मगर इस हकीकत से सभी वाकिफ हैं कि पत्रकार अंदर भी आ जाते तब भी मोदी जी से सवाल पूछने की उनको इजाजत नहीं होती, क्योंकि देश क्या और विदेश क्या मोदी जी ने कभी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। केवल पहले से तय किए गए सवालों के और पहले से तैयार जवाब ही उन्होंने दिए हैं। और देश में जो पत्रकार सरकार के खिलाफ खुलकर लिखने और बोलने की हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें कई किस्म की सजा झेलनी पड़ती है। यही वजह है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत अब 150वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि सरकार इस रैंकिंग को नहीं मानती है। सरकार तो WHO ने जो कोरोना के मौत के जो आंकड़े दिए हैं उसे भी नहीं मान रही है। सरकार यह भी नहीं मानती है कि देश में महंगाई या बेरोजगारी से लोगों को कोई तकलीफ है। सरकार यह भी नहीं मानती है कि देश में अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ किसी किस्म का भेदभाव हो रहा है। सरकार की नजर में अब भी सब कुछ चंगा ही है, लेकिन लोगों का नजरिया कुछ और है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका अरुंधति राय ने तो भारत की तुलना ऐसे विमान से की है, ऐसे जहाज से की है जो पीछे की ओर उड़ान भर रहा है। पिछले दिनों जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता GN साई बाबा की किताब वाई डू यू फियर माई वे सो मच के लोकार्पण पर उन्होंने कहा कि ये ऐसा विमान है जो पीछे की ओर उड़ान भरते हुए दुर्घटना की ओर बढ़ रहा है। अरुंधति राय ने कहा है कि 1960 के दशक में संपत्ति और जमीन के पुनर्वितरण का वास्तविक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने के बाद से देश के नेता अब 5 किलो चावल और 1 किलो नमक बांटकर वोट मांग रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे अगर गौर फरमाएं दोस्तों, तो अरुंधति राय ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि यही हकीकत है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर मोर्चे पर देश पीछे हो रहा है और बीजेपी फिर भी यह दावा ठाठ से करती है कि आएगा तो मोदी ही। दरअसल बीजेपी के पास हिंदू और मुस्लिम नाम का जो ट्रंप कार्ड है वो हर चुनाव में सफल साबित हो रहा है और बाकी दल इसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब चुनावों में उतरने के नए सिरे से तैयारी कर ली है। उदयपुर में चिंतन शिविर से कांग्रेस कुछ और मजबूत होकर निकल सकती है, ऐसा लगता है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या 2024 में कांग्रेस बन सकती है सत्ता की मजबूत दावेदार। क्या मंदिर मस्जिद मुद्दे पर अब भी गुमराह होगी जनता, या बीजेपी को जनता की अदालत में मिलेगी सत्ता से बेदखल होने की सजा। बीजेपी को उसकी कौन सी कमियों के कारण गंवाना पड़ सकता है सत्ता का सिंहासन। आइए शुरुआत इसी से करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में देश ने मौत से तबाही का वो आलम देखा जिसके दुख से आज भी लाखों लोग उबर नहीं पाए हैं। पहली लहर में मीलों चलते मजदूरों की तस्वीरें सामने आई थीं और दूसरी लहर में देर रात तक धधकती चिताओं और नदियों में बहती लाशों को देखकर देश दहल गया था। दुनिया के कई अखबारों में भारत की इस दर्दनाक और खौफनाक तस्वीर को दिखाया गया था, मगर मोदी जी के मुंह से तब भी ओह माय गॉड नहीं निकला था।
दुख जतलाना तो दूर, सरकार ने कभी मौतों के सही आंकड़े भी नहीं पेश किए। लेकिन अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से मौतों के वैश्विक आंकड़ों पर जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक साल 2020 और 21 के दौरान भारत में कोविड-19 से करीब 47 लाख लोगों की मौत हुई थी और मोदी सरकार इन 2 सालों में केवल 4,81,000 मौतें ही बता रही है। इस तरह WHO और सरकार के आंकड़ों में 10 गुना का फर्क नजर आ रहा है। अभी पुराना भारत होता तो विपक्ष में बैठी भाजपा इसे लेकर सरकार पर चढ़ाई कर बैठती, या दूसरे देश में तो इस तरह की गलत बयानी पर सरकारें ही गिर जाती हैं। हमने देखा है कि अभी कैसे ब्रिटेन के पीएम को भारत में बुलडोजर की सवारी करने पर उनके ही देश में विपक्ष ने घेरा है। लेकिन भारत में अपनी गलती मानना तो दूर, सरकार ने रिपोर्ट को ही गलत ठहरा दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि WHO ने जिस मेथोडोलॉजी और मॉडलिंग को अपनाया है वो भारत के नजरिए से उचित नहीं है और ये बोगस है। और ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट को गलत बताया है। लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की रिपोर्ट लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया था, तो सरकार ने इस रिपोर्ट को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये रैंकिंग सरकारी एजेंसियों से संपर्क किए बिना स्वतंत्र अध्ययनों के आधार पर तैयार की गई है। जुलाई 2021 में संसद में इस पर सवाल पूछने की इजाजत भी नहीं दी गई थी। इसी तरह अमेरिका के गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस ने साल 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में नागरिक स्वतंत्रता के मामले में भारत के दर्जे को स्वतंत्र से कम करके आंशिक स्वतंत्र कर दिया था, तो सरकार का जवाब था कि भारत के पास स्थापित लोकतांत्रिक मानक है और उन्हें उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के संस्थान ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को 8 अंक और गिराते हुए 142 से 150वां स्थान दिया है, तो सरकार इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बता रही है। तो सरकार का रवैया साफ है कि देश में जो उसका विरोध करे वो देशद्रोही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी कमियां गिनाए वो सरकार को बदनाम करने की साजिश। यानी हर बात के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। मोदी सरकार तो बिल्कुल पाक साफ है, उसमें ना कोई कमी है, ना कोई खोट है, ना उसकी कोई गलती होती है। कभी भी कोई गलती वो सरकार नहीं करती है। इसीलिए वो सुधार की जगह प्रचार में लगी रहती है या फिर हिंदू मुस्लिम एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी रहती है। पिछले 1 महीने में बीजेपी की इस रणनीति की कई मिसालें देश ने देख ली है और अब एक बार फिर मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करने की तैयारी हो गई है, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले दिनों हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे सुनाई दिए। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ, क्योंकि अदालत के आदेश पर मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए टीम पहुंची, तो मस्जिद कमेटी पक्ष के अधिवक्ताओं ने सर्वे का विरोध किया। कुछ लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। दरअसल पिछले साल ही 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ करने की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सही स्थिति का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई को जहां AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानून का उल्लंघन करने वाला बताया है, तो वहीं मस्जिद कमेटी पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अदालत से उन्हें बदलने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा कि काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। तो मंदिर मस्जिद मामले में राजनीति नए सिरे से गर्मा चुकी है। आप जानते ही हैं कि बाबरी मस्जिद 16वीं सदी से भारत में थी और ज्ञानवापी मस्जिद भी 17वीं सदी से है भारत में। सैकड़ों सालों से मौजूद इन धर्म स्थलों को लेकर छिटपुट विवाद तो होते रहे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें सत्ता हथियाने का जरिया बना लिया है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा भारतीय राजनीति में जब से गूंजने लगा है, तब से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतने का खेल भी जोर पकड़ने लगा। अयोध्या में बीजेपी को सफलता मिल गई और अब निगाहें काशी और मथुरा पर हैं। खैर, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब अदालत में विचाराधीन है और सर्वे को लेकर 9 मई को सुनवाई होनी है, जिसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या कुछ होगा उसमें कहा नहीं जा सकता है। मगर इतना तो सच है, इतना तो तय है दोस्तों, कि समाज में हिंदू मुसलमान के बीच खाई को गहरा करने की कोशिश 2024 के पहले और तेज हो जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार के पास अब जनता के बीच जाने के लिए नए मुद्दे बचे ही नहीं हैं। वैसे कांग्रेस अब नए जोश के साथ वोटर्स के बीच जाने की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए उसके उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर पर सबकी निगाहें हैं। दिल्ली की मंजिल हासिल करने के लिए उदयपुर से होकर सफर तय करने का निश्चय कांग्रेस ने किया है। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर लगाने जा रही है, जिसकी एक अरसे से कांग्रेस को जरूरत भी थी।
बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस के काम नहीं आया। समाजवादी पार्टी, राजद, वाम दलों, इन सब से गठबंधन कांग्रेस के काम नहीं आया। महिलाओं और हाशिए के लोगों पर केंद्रित चुनावी रणनीति भी काम नहीं आई। चुनावों के पहले आंतरिक फेरबदल काम नहीं आया। बीजेपी विरोधी नारे काम नहीं आए। तो अब एक के बाद एक मिल रही विफलताओं के बाद कांग्रेस के लिए इस बात पर चिंतन मनन जरूरी है कि आखिर कौन सी रणनीति चुनावों में उसके काम आएगी। बीजेपी कभी हिंदुत्व, कभी बुलडोजर, तो कभी विकास के नाम पर चुनाव जीत जाती है और उसके सारे गलत फैसलों पर सही की मुहर लग जाती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये समझना जरूरी है कि उसकी जीत में कौन से मुद्दे कारगर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं बन सकती है, ये तय है। ऐसे में वैचारिक स्तर पर पार्टी नेहरू और गांधी की विचारधारा पर डटी रही और इसके साथ अपने लिए एक नया रास्ता कैसे बनाए, इस पर उदयपुर के शिविर में मंथन होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस को संगठन की आंतरिक कमजोरियों को दूर करने के रास्ते भी इस चिंतन शिविर में ढूंढने होंगे। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती नेतृत्व तय करने की भी है। ये तय है कि पार्टी को एक युवा और ऊर्जावान चेहरे की जरूरत है। इस वक्त राहुल गांधी ही इसके लिए सबसे योग्य लगते हैं और अधिकतर कांग्रेसी भी उन्हें ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं। बस अब राहुल गांधी को इस बारे में साफ तौर पर कोई भी फैसला सुना देना चाहिए। जब कांग्रेस इन सारे सवालों के जवाब तलाश लेगी तो फिर उसे 2004 के आम चुनावों के पहले शिमला में हुए कांग्रेस अधिवेशन की तरह इस बार भी विपक्षी एकता के लिए फैसला लेना चाहिए और कांग्रेस की इस पहल से बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बन सकता है। तो बीजेपी भले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रहे, लेकिन अंदर खाने बीजेपी कांग्रेस के मजबूत होने से डरती है, क्योंकि वो जानती है कि देश अभी धर्म के भुलावे में आ गया है। लेकिन यहां की जनता बहुत दिनों तक नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए बीजेपी हमेशा कांग्रेस या गांधी परिवार की छवि खराब करने में लगी रहती है या फिर कांग्रेस को तोड़ने में अपनी ताकत लगाती रहती है। मगर कांग्रेस इतने आसानी से खत्म नहीं होगी। 1977 में भी कांग्रेस के सामने अस्तित्व का ऐसा सवाल खड़ा हो गया था, लेकिन तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि जनता पार्टी जैसी लोकप्रिय सरकार को केवल 3 वर्षों में सत्ता से बाहर कर कांग्रेस को फिर से सत्ता तक पहुंचा दिया। यह कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए खुद इंदिरा गांधी उन 3 वर्षों में दिल्ली छोड़कर सारे देश में भ्रमण पर रहीं। वो जितनी मजबूत प्रधानमंत्री थीं, उतनी ही मजबूत विपक्ष की नेता भी बनी। यही काम आज फिर से कांग्रेस को करने की जरूरत है। राहुल गांधी लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेर तो रहे हैं। बीजेपी सरकार की कमियां जनता को राहुल गांधी बता तो रहे हैं, बस उन्हें अपने विरोध को और धार देने की जरूरत है और उनके साथ कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी उतनी ही सक्रियता दिखानी होगी। बाकी बीजेपी अपने फैसलों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार ही रही है। आर्थिक तंगी से बेहाल हो रही जनता को सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यानी अब एक गैस सिलेंडर की कीमत 953 रुपए 50 पैसे की जगह 1003 रुपए 30 पैसे हो गई है। एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में जलाऊ लकड़ी की मांग बढ़ गई है। लोग घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने की तुलना में कम लागत वाली जलाऊ लकड़ी का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। आप याद कीजिए कि कैसे मोदी जी ने पूरी भावुकता के साथ महिलाओं को चूल्हे के धुएं से होने वाली तकलीफ का जिक्र करते हुए उज्ज्वला योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था। तब भले देश में बहुत से घरों में एलपीजी नहीं पहुंचा था, लेकिन लोगों के पास इतनी गुंजाइश होती थी कि वो गैस खरीद सके। मोदी सरकार ने अब इस सुख को भी छीन लिया है। अनाज, दूध, तेल, सब्जी तो पहले से ही महंगे थे। मुफ्त राशन योजना भी अब बंद होने की कगार पर है, क्योंकि सरकार के पास गेहूं का स्टॉक नहीं है। इधर आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ईएमआई पटाने में लोगों की कमर टूट जाएगी। तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियों के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। छोटे मोटे उद्योग धंधे खड़े करने के लिए जो पूंजी चाहिए वो भी नहीं है। महंगाई का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा है। पढ़ाई, इलाज, घूमना फिरना सब महंगा हो चुका है और जो थोड़ी बहुत बचत है उसे भी कहां कैसे खर्च किया जाए, कहां रखा जाए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि सरकार हर चीज निजी हाथों में देती जा रही है। कुल मिलाकर जनता पर सरकार का सितम इतना बढ़ चुका है कि अब दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इस दर्द से परेशान जनता जब सिर उठाकर खड़ी होगी तो फिर एक ही आवाज आएगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। खैर, महान शायर अकबर इलाहाबादी ने ठीक ही फरमाया है
कि बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।